आज हम बात करेंगे 5 ऐसे एसेट क्लासेस की जिनमें इन्वेस्ट करना कैश रखने से तो बेटर हो सकता है। कैश एक बहुत ही सब ऑप्टिमल वे है सेव करने का। इंडियन पेरेंट्स कहते हैं ना, जॉब कर लो, उसके बाद सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, घर बनाना है। एंड इज इट बेटर देन होल्डिंग कैश फॉर से? पहला, इज इट बेटर देन कैश? हिस्टोरिकल एविडेंस है कि इसने कैश से या सेविंग्स अकाउंट से तो बेटर रिटर्न दिया है। यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट वर्सेस। तो आशुतोष, अब हम ऐसे एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को तो बहुत पसंद है ही, बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत पसंद था। बट दिस इज एसेट क्लास ऑफ द पास्ट। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे एसेट क्लासेस की जिनमें इन्वेस्ट करना कैश रखने से तो बेटर हो सकता है। एंड इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर आशुतोष भार्गव, हु इज एक्चुअली अ फंड मैनेजर एंड हेड ऑफ रिसर्च एट निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू नो कि एक्चुअली 5 एसेट क्लासेस है कौन सी। नाउ टू बिगिन विद, आशुतोष, बहुत लोगों को लगता है कि कैश को अगर हमने सेविंग्स अकाउंट में रखा है ना, तो वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, ना रिस्क होगा ना लॉस होगा। बट आपके अकॉर्डिंग क्या ये जेन्युइनली एक सेफ ऑप्शन है, या फिर वी आर ग्रेजुअली जस्ट लूजिंग आउट ऑन सम मनी? सो आई थिंक डेफिनेटली जो एक कॉन्सेप्ट होता है रियल रिटर्न्स का, कैश में जो हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, पर अगर हम उसको एडजस्ट करें इन्फ्लेशन के साथ, तो 1 या 2 साल के बाद पता पड़ता है कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। तो आज जो आप उस कैश से जो कंज्यूम कर सकते हैं, 2 साल के बाद आप उससे कम कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि रिटर्न्स आपके कम है, इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा होता है। तो कैश एक बहुत ही सब ऑप्टिमल वे है सेव करने का, और इससे एक फील होता है कि हम कुछ लूज नहीं कर रहे हैं, बट आप डेफिनेटली आप परचेजिंग पावर अपनी लूज करते हैं। तो जैसे अब हमने बात करी कैश की, हम और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं टू जी कैश। लेट्स स्टार्ट विद जो इंडिया का सबसे ज़्यादा फेवरेट एसेट क्लास है, गोल्ड। जी। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट एन एसेट क्लास, बट एक इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आर डीएनए। चाहे वो शादी की बात करें या फिर दिवाली सेलिब्रेशन हो, गोल्ड हम हर जगह ही देखते हैं। हाँ जी। बट क्या गोल्ड आपके अकॉर्डिंग, एक बस अगर हम एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग देखें, क्या वो आज भी उतना ल्यूक्रेटिव है जो वो पहले हुआ करता था? देखिए, गोल्ड ने सभी को सरप्राइज किया है। ये एक एनिग्मा की तरह है। राइट। क्योंकि इसके जो रिटर्न्स हैं रुपी टर्म्स में, वो इक्विटी मार्केट के जैसे रिटर्न है। 20 साल में इक्विटी मार्केट और गोल्ड के रिटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। और इंडिया में इक्विटी ओनरशिप से ज़्यादा गोल्ड ओनरशिप है। राइट। तो उसका एक ब्रॉड बेस्ड एक फील गुड फैक्टर जो एसेट इन्फ्लेशन से होता है, वो सबको होता है। टिपिकली गोल्ड तब परफॉर्म करता है जब कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ अनसर्टेनिटीज हैं। तो हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन ट्रीटेड एज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी, राइट। एंड इट स्टिल रिमेन रेलेवेंट। जिस तरीके के हम वर्ल्ड में हैं, जिसको हम वूका वर्ल्ड बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज खत्म नहीं हो रही हैं, लोगों का अभी भी फोकस सेंट्रल बैंक्स पे है, इतना सबका गवर्नमेंट्स का डेट हो गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड की रेलेवेंस रहती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और एडवांटेज जो गोल्ड का होता है, हमारी जो खुद की करेंसी है रुपी, वो फॉर एग्जांपल डॉलर के सामने 3.5% का एक डेप्रिसिएशन हर साल ऑन एन एवरेज मिलता है। लास्ट 10 साल देख लीजिए, 20 साल देख लीजिए, तो उतना एडिशनल जो डॉलर टर्म्स में जो गोल्ड में रिटर्न बनते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न हमारे रुपी टर्म्स में बने। तो एक एक जो रुपी डेप्रिसिएशन की जो हेज है वो भी मिल जाती है। तो आई थिंक एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। खासकर जो गोल्ड में जो सबसे खासियत है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट आई कैन से इज दैट उसमें डाइवर्सिफिकेशन वैल्यू है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि इन दोज ईयर्स जब एक्विटीज अच्छा नहीं करते हैं या फिक्स्ड इनकम अच्छा नहीं करते हैं, तो गोल्ड उस समय आपको सुपीरियर रिटर्न देता है। नॉट ओनली इट प्रोवाइड्स यू सेफ्टी, बट एक्चुअली गिव्स यू पॉजिटिव रिटर्न। तो इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी दी परहैप्स द बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन एसेट्स। तो आपका रिटर्न सेम रहता है, बट उसकी जर्नी जो है वो एक्विटीज से अलग है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स का होता है गोल्ड को एसेट लोकेशन में डालने से, वो बेहतर हो जाता है। राइट। आई मीन, एज यू राइटली सेड कि इंडियंस को लगता है कि गोल्ड बस एक सिक्योर स्टोर ऑफ वेल्थ नहीं है, बट इट एक्चुअली सेफगार्ड्स अगेंस्ट द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। एब्सोल्युटली। राइट। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आपने अभी बताया कि क्राइसिस हेज में अगर हम देखें तो आज की वॉलेटाइल मार्केट्स के अकॉर्डिंग क्राइसिस हेज में गोल्ड हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है?
देखिए इसको बोलते ही हैं कि जो फियर होता है, तो अगर हम फियर के काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। विक्स जो हम स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए देखते हैं, या मूव इंडेक्स, काफ़ी सेट क्लासेस में जो वॉलेटिलिटी है। तो जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज रहती हैं, उस समय इन्वेस्टर्स जो एज ओल्ड सेफ्टी या इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करता है एसेट एलोकेशन में, उसकी तरफ जाते हैं। तो राइट। मुझे नहीं लगता अगले 5, 10, 15 सालों में वी आर रिटर्निंग टू अ वेरी पीसफुल वर्ल्ड, जहाँ अनसर्टेनिटी नहीं रहेंगी, जहाँ कोई इकोनॉमिक एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते। उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी सलाह हमेशा रहती है, यू मस्ट हैव गोल्ड इन योर एसेट लोकेशन। आप नॉट ओनली यू कैन हैव इट इन फिजिकल मोड, बट आज हमारे पास उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह, लाइक अ पेपर एसेट और डिजिटल एसेट्स, वी कैन हैव दैट इन आवर एसेट एलोकेशन। सो I would definitely recommend that. Think of it as an insurance to something which you can't forecast today. तो जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं, you don't expect कि anything राइट। untoward हो आपके साथ। सिमिलरली हमें गोल्ड इसलिए लेना पड़ता है कि वी डोंट नो, वी लिव इन दिस अनसर्टेन वर्ल्ड। या अगर कुछ होता है जो हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उस समय दिस विल कम वेरी हैंडी। एंड आजकल तो आई थिंक गोल्ड वैसे भी अपना ऑल टाइम हाई एब्सोल्युटली, पे चल रहा है, एंड दैट राइट? टेल्स यू कि कितनी अनसर्टेनिटीज हैं वर्ल्ड में। सो गोल्ड इज अगेन अ मेटल, राइट? तो या वैसे ही सिल्वर है, तो आपको जी। लगता है कि सिल्वर गोल्ड की सुप्रीमेसी को इट कैन ओवरटेक या बीट कर सकता है? क्योंकि वी मतलब आजकल यही बातें चलती हैं ना, सिल्वर इज नॉट जस्ट अ मेडल ऑफ अफोर्डेबिलिटी बट ऑल्सो अ मेडल ऑफ अपॉर्चुनिटी। ट्रू। तो हिस्टोरिकली हमने जो देखा है कि सिल्वर जो है वो एक बीटा का रोल प्ले करता है गोल्ड में। राइट। तो आप रेयरली ऐसा देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सिल्वर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ये साथ में ऊपर जाते हैं। और सिल्वर में ऑब्वियसली थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, गोल्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बट रिटर्न्स लास्ट 10, 20 ईयर्स के सिमिलर हैं। सेम जो एडवांटेज रुपी डेप्रिसिएशन का आपको गोल्ड में मिलता है, वो सिल्वर में भी मिलता है। एक सेक्शन होता है मार्केट का जो सिल्वर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। सिल्वर ने लास्ट 10 ईयर्स में गोल्ड को अंडर परफॉर्म किया है, बट आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरीके के इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्रियल यूसेज जो सिल्वर के आ रहे हैं, अदर देन बीइंग अ प्रेशियस मेटल and which is used in jewelry, etc., it can be used, it can have many application on the industrial side also. तो it can be a part of asset location, but जो इसका जो proportion है मेरे हिसाब से, वो हमेशा गोल्ड से कम रहना चाहिए, बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इफ यू वांट टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो एंड स्टिल वांट टू ऐड सिल्वर, ऐड इट रिलेटिवली लेसर वर्सेस गोल्ड। अमेजिंग। सो ये तो क्लियर हो गया कि गोल्ड इज बेटर, वो उसकी सुप्रीमेसी अपने पास रहेगी। एब्सोल्युटली। या राइट। तो लाइक मूविंग ऑन, रियल एस्टेट भी हमारे कंट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट जी। फैक्टर प्ले करता है, रियल एस्टेट एज एन एसेट। तो इंडियन पेरेंट्स कहते हैं ना कि अपने बच्चों को कि आप ना जॉब कर लो, उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, घर बनाना है। क्यों? क्योंकि दैट एड्स लाइक अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। जी। वो आगे आने जब आपकी शादी होती है तब भी लोग यही देखते हैं जी। कि इसके पास घर है कि नहीं है। बट आजकल का जो यूथ है, आपको लगता है कि विद दिस स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ईएमआईज इतनी हाई हैं, क्या यूथ को इस इंडस्ट्री में रियल एस्टेट को एज एन एसेट ट्रीट करना चाहिए, उसमें आना चाहिए? एंड इज इट बेटर देन होल्डिंग कैश फॉर से? सो 2-3 पार्ट हैं इस सवाल के आंसर के। पहला, इज इट बेटर देन कैश? हिस्टोरिकल एविडेंस है कि इसने कैश से या सेविंग्स अकाउंट से तो बेटर रिटर्न दिया है। सो आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप अक्रॉस मेट्रोज और ऑल ओवर द Yeah. कंट्री, दिस हैज प्रूवन टू बी अ गुड एसेट। ऑब्वियसली इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस एसेट क्लास का, वो है लिक्विडिटी का, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स और लाइक शेयर्स और म्यूचुअल फंड। इसमें आप गेट इन गेट आउट नहीं कर नहीं कर सकते सकते। इजीली, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स अ हैवी एसेट एंड इट इज इलिक्विड इन नेचर। बट द सेम टाइम अगर आप इसको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इसमें जो यील्ड्स बनती हैं, जैसे Right. अगर आप रेंटल यील्ड से कंपेयर करें, इसमें बन क्या रहा है, नेट बेसिस पे ये सेविंग्स या कैश से बेटर है, बट इक्विटी से इसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली इंफीरियर होता है वो द लॉन्गर टाइम फ्रेम, बिकॉज ये इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ प्रोडक्टिव एसेट्स। Okay. बात रही अफोर्डेबिलिटी की, आई थिंक ये थोड़ा मिसकंसेप्शन हो सकता है कि रियल एस्टेट में आज हमारी अफोर्डेबिलिटी कम है। इनफैक्ट अफोर्डेबिलिटी फॉर रियल एस्टेट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम्स।
इनकम्स हमारी कंट्री में ज़्यादा बढ़ी हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस इतने नहीं बढ़े। लास्ट 3-4 साल में हमने एक बम्प अप देखा है रियल एस्टेट प्राइसेस में, बट उसके पहले 3-4-5 साल रियल एस्टेट प्राइसेस वर ईदर फ्लैट और वर गोइंग डाउन। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अफोर्डेबिलिटी इज एक्चुअली बेटर वर्सेस most times in the last 20-25 years I can think of. So I think as you rightly said, it is both used for usage purpose as well as for assets. अगर आप यूसेज पर्पस के लिए ले रहे हैं, एक आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक पिन कोड चाहिए अपनी लाइफ में, मोस्ट वेलकम, एवरीवन शुड हैव इट। बट देन व्हेन यू आर थिंकिंग बियॉन्ड यूसेज, treating it as an asset, asset. then I think you should think twice about investing in real estate versus other alternatives like equities. सो कंटिन्यूइंग टू दिस क्वेश्चन ओनली, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि चलो यूथ ने डिसाइड कर लिया कि दे वांट सर्टेन, मतलब एक रियल एस्टेट की वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बट देन जो उनको डाउन पेमेंट करनी पड़ती जी। है वो अमाउंट भी इतना ज़्यादा होता है. बट नाउ विद रिस्पेक्ट टू द REITs दैट वी हैव, दैट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हमारे पास है, तो दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जी, राइट, जी। इन्वेस्ट करना. तो इस पर्सपेक्टिव से व्हाट डू यू थिंक? दैट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव टू फिक्स्ड इनकम, जो हमारी एफडीज हैं, या हम जो इनकम अर्निंग या जो हम रेगुलर इनकम अर्निंग जो एसेट्स ढूंढते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में रीट्स और जो इनविट्स हैं, दीज आर गुड ऑल्टरनेटिव्स। बट एट द एंड ऑफ द डे इनमें रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बनता, तो इट विल बी slightly better than fixed income, 1 or 2 percentage point. But the good thing is में regular आपको इनकम आती रहती है. I think it's a new asset class in India. अभी इसमें ज़्यादातर institutions पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, बट आई थिंक रिटेल पार्टिसिपेशन में एक बड़ा स्कोप है. हम अगर दूसरे डेवलप मार्केट्स में देखें, रीट्स इनविट्स ने एक इम्पॉर्टेंट और एक काफ़ी सारा एक स्पेस ले रखा है वर्सेस अदर interest bearing or regular yield bearing kind of asset classes. So I think early days, let's see how it goes. Hopefully there are no accidents, no bad experience. Then this asset class has good future. तो आशुतोष, एक बार आप हमारे लिसनर्स को बताओगे कि रीट्स एक्चुअली होता क्या है? So basically think of a mall for example, right? वहाँ पे इतने tenants हैं, उनकी एक regular income आ रही है. हाँ, and how will you participate in that possibility? तो basically आपने एक जो पैसे दिए हैं एक डेवलपर को, जिसने रीट आपको इशू किया है, उसको एक रेगुलर इनकम आ रही है, और वो रेगुलर इनकम में यू कैन पार्टिसिपेट. आपने जो इट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट बीइंग पास्ड ऑन टू यू, तो उसको जो यील्ड बन रही है, that comes to you as a participant to the whole project or set of projects. तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस तरीके का जो एक सिक्योरिटाइज नेचर होता है, जहां हमारे टेनेंसी के थ्रू एक रेगुलर इनकम आती है, उसमें एक एज एंड इन्वेस्टर, एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, ये एक रेगुलर इनकम का काम करता है. अमेजिंग. मूविंग ऑन, अगर मैं अब बात करूँ थोड़ा स्टॉक्स के ऊपर, जी, लार्ज कैप स्टॉक्स पे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें ना, तो इंडियंस का सबसे फेवरेट एक एसेट क्लास और है, जो कि FDs यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स. तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्चुअली FDs से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, राइट? तो फॉर समवन जिसे सेफ्टी भी चाहिए और साथ में अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए अदर देन कैश, तो क्या उनको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, लाइक इज इट लाइक अ स्मार्टर एंड अ बेटर अप्रोच टू टेक? दो एस्पेक्ट हैं इसके. पहला हमको डिस्कशन करना चाहिए कि प्री टैक्स बेसिस पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स या इक्विटी में व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, राइट? एंड देन पोस्ट टैक्स बेसिस पे विच कम्स अबव द अदर, राइट? मेरे हिसाब से इक्विटी एक्चुअली स्कोर्स बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एनी डे. ओनली थिंग इज इट्स एन वॉलेटाइल एसेट क्लास, एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी मैक्रो की साइकिल्स होती है, बिजनेस की साइकिल होती है, उसके हिसाब से सिक्लिकल एसेट क्लास है. बट एट द सेम टाइम इंडिया में अगर आप देखें, equity has distinct advantage over any interest bearing assets, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हैं. इक्विटी का जो कैपिटल गेन होता है वो 12.5% है in terms of 1 year or beyond if you hold it, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं. फिक्स्ड इनकम में एनी इनकम यू अर्न is a part of your
marginal income. अगर आप देखें एक for someone who is earning more, right, then the tax rate could be as high as 39%, Oh my including God. surcharges. So 12.5% on one side, 39% on the 39%, one okay. side. And already because you are taking risk, right? Ultimately, equity is about taking risk over and above safety, right? जो एक कैपिटल लोकेशन जो कंपनी का होता है उसमें आप एक equity owner हैं, being a small shareholder. So obviously the returns are higher. So on a longer time frame, your absolute returns are higher than fixed income, and this can obviously be the taxation is a great advantage for equities over, I would say, most other asset classes. बट अभी भी आई थिंक कि यंग इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनको स्टॉक मार्केट में वो हेजिटेटेड इन्वेस्टिंग जी क्योंकि मार्केट क्रैशेस की वजह से जी तो ऐसी भी लेकिन कंपनीज हैं जो बहुत सालों से डिविडेंड्स दे रही हैं जी राइट तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट करना बेटर है बिकॉज आई मीन दे कैन प्रोवाइड पैसिव इनकम भी और सेफ्टी भी देखिए डेफिनेटली एक ये तरीका है, बट आई थिंक अल्टीमेटली यू जो कंपनीज होती हैं या सेक्टर्स होते हैं उसमें ओवरऑल रिटर्न हमें देखना चाहिए, मतलब जो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन का रिटर्न है और साथ में क्या डिविडेंड, तो टोटल यील्ड बोलते हैं हम एक राइट शेयर होल्डर को। उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हमेशा एक बेटर ऑल्टरनेटिव हों। ओके Investors can always sell little bit of their investment if they want regular income. म्यूचुअल फंड कैटेगरी में से कई प्लान होते हैं जहां आपको रेगुलर इनकम कुछ यूनिट्स को बेचकर मिलती रहती है। तो आई डोंट थिंक इट्स ए सेटल्ड डिबेट कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आर बेटर। इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट imbibe that volatility is the part and parcel when it comes to equity, right? उसके बिना if you don't have experience or stomach to withstand that या volatility, then this is not the asset class. But at the same time, if someone is going to invest for 2 3 4 5 years, then there's no asset class which is better than that. So I think what we have seen the last 4 5 years, more and more young people have started to accept equities and equities at a very young age. या जो हमने पूरा एक कल्चर जो SIPs का देखा है इंडिया में. So I think this awareness, and the participation clearly speaks volumes about, how young India has accepted equity. And I think it's a long way to go. अगर historically context में देखें, हर कंट्री में जहाँ इस तरीके की डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती है, जहाँ एवरेज एज कम हो रही है या डिपेंडेंसी रेशियोज कम हो रहे हैं, क्लियरली जो एक एवरेज इन्वेस्टर्स का जो झुकाव होता है एक्विटी की तरफ, दैट कीप्स ऑन राइजिंग. सो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई थिंक या मोर एंड मोर यंग पीपल विल अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ एक्विटी एंड पार्टिसिपेट मोर एंड मोर. अमेजिंग तो आशुतोष वैसे ही अगर हमने जैसे अभी बात करी लार्ज कैप स्टॉक्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के जी बारे में हमने घरों में ये भी बहुत सुना है अपने पेरेंट्स के कि पीपीएफ तो आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में रखना बिल्कुल रखना चाहिए जी राइट लेकिन पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल जी जी तो आज के टाइम पे जो यंग प्रोफेशनल्स है वो लोग तो दे वांट लिक्विड मनी जी जी जल्दी जी जी 15 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम अगर हम एब्सोल्युटली. देखें तो आपके अकॉर्डिंग डू यू थिंक दैट दीज यंग प्रोफेशनल्स शुड इन्वेस्ट इन पीपीएफ देखिए पहले तो अगर हम गवर्नमेंट का ही अगर माइंडसेट देखते हैं, दे हैव कम अप विद दिस न्यू टैक्स regime, and they are kind of encouraging people या to move towards the new tax regime. Old tax regime में ये सब बहुत relevant था कि how can you save taxes, right? There was no alternative. So people used to invest in all kind of tax saving instrument. Obviously, they used to come with lock-ins, right? PPF में ज़्यादा होता था. And now I think with this new tax regime जहाँ 12 lakh rupees तक taxation लगेगा ही नहीं, then people will go to a more I would say easy route, and more people will gravitate towards assets which have better risk reward जहाँ रिटर्न ज़्यादा बनेगा. टैक्स एज अ कंस्ट्रेंट और वेरिएबल आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत लिमिटेड रोल प्ले करेगा टैक्स सेविंग या टैक्स एज अ वेरिएबल. सो इन माय व्यू, for young people who are looking for liquidity, looking for long-term appreciation, it makes far more sense in a new world with new tax regime to
focus beyond PF. Yes, there was a lot of merit in the older world, where our parents and family used to talk about PPF, and Yeah. this has been a great Yeah. asset class. But this is an asset class of the past, I would say. For the future, this is less relevant as we progress. बट अगेन एज यू राइटली सेड कि पीपीएफ टैक्स बेनिफिट्स देता है राइट, उसके साथ साथ वो गारंटीड रिटर्न्स भी देता है अबाउट जी से 7.1%, राइट. तो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जो अभी अपनी जॉब शुरू कर रहे हैं, वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू ही कर रहे हैं, सो कंपेयर टू पीपीएफ फिर वो और कौन से एसेट क्लासेस में आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड दे लुकिंग फॉर रिटर्न्स, Absolutely. राइट. Within mutual funds, there is a category called asset location category. ये कैटेगरी उनके लिए सूटेबल है जो एक लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हैं, जिन्होंने मार्केट्स में लंबी साइकिल्स, एक दो साइकिल्स नहीं देखी हैं. हिंदी में अगर बात करें तो इक्विटी का जो संस्कार होता है वो उतना नहीं है. सो आई थिंक ये कैटेगरी इज वेरी सूटेबल फॉर न्यू एज इन्वेस्टर्स हु आर न्यू टू दिस इक्विटी गेम. In portfolios में there is a mixture of 3-4 different asset classes, जिसमें some of the asset classes will provide you higher returns like equities, and some of the asset classes will provide you safety, like fixed income or maybe gold also, right? तो diversification का एक benefit मिलता है, Right. जिससे जो stress होता है जो equity का, you reduce that stress and the variability of your returns are also lesser. So I think this could be a good alternative for someone who is looking for appreciation, liquidity, and lesser variability of the returns. तो आशुतोष, अब हम ऐसे एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को तो बहुत पसंद है ही, बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत पसंद था, जैसे? फिक्स डिपॉजिट्स. Okay. ठीक है, तो या तो हमारे टाइम पे या तो वो सेविंग्स में, सेविंग्स अकाउंट में ये सब कैश रखते हैं अपना, या फिर ये लोग रखते थे अपनी मैट्रेस अपने गद्दे के नीचे. उन्हें लगता था कि सबसे सेफ ऑप्शन यही है. बट देन ग्रेजुअली शिफ्ट आया, दे स्टार्टेड एफडीज पे, और अब तो एफडीज का कल्चर ऐसा है कि वो भी अच्छे खासे गारंटीड रिटर्न्स जी, जी, दे रही है, राइट. जी, जी. लाइक 8% तक जा रहा है फॉर लाइक अ 2-3 ईयर टाइम फ्रेम. जी जी. तो how do FDs, how can you compare them with other asset classes that are better than holding cash? So there's no two ways. जो FDs हैं, इसको एक alternatively we call them term deposit. एक particular term तक करते हैं. वो सेविंग्स से तो कहीं ज़्यादा रिटर्न देता है. तो if it is a choice between your money sitting idle in the form of savings account, definitely you should think about FD. In fact, banks भी काफ़ी creative हैं. There are sweep-in facilities and other facilities जिसके थ्रू आपको वो डर भी नहीं रहता कि मेरे बैंक में कभी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे नहीं है, FD तोड़ानी पड़ेगी. So I think FD is definitely superior than cash or savings account any given day. The problem with FD, which now people are realizing, in one of the ways, हम सब सुनते थे डिपॉजिट्स की मारामारी हो रही है बैंक्स को, people are gravitating away. दो कारण हैं. एक तो जो रिटर्न्स जो अभी हमें मिल रहे हैं एफडी में 7-8%, दे आर गुड बट दे आर नॉट ग्रेट. सो उसमें इन्फ्लेशन से 1-2% ज़्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है, बट दैट इज ऑल्सो प्री टैक्स. जहाँ हम टैक्स का एंगल लेके आते हैं तो ये 8% का रिटर्न फॉर ए हाई अर्नर बिकम 5-5.5%. True. पोस्ट टैक्स बेसिस पे एफडीज भी आज बैरली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रही हैं. तो वाइल इट गिव्स यू सेंस ऑफ सेफ्टी, बट जो हमने अभी शुरुआत में बात की थी, कैश के साथ जो परचेजिंग पावर का लॉस होता है, एफडीज के साथ डेफिनेटली आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती नहीं है. यस, आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी मिलता है, बट देन देर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स वेयर पीपल हैव, इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर परचेजिंग पावर, जो आज का कंजम्पशन सेक्रीफाइस करके हम सेव कर रहे हैं, उसके लिए you need better purchasing power in the future. And in that context, FDs are no more the best, bet for any saver. Moving on, let's talk about a few mistakes and myths जो हमारा इस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में आता है. तो आपको क्या लगता है कि जब एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं तब पास्ट परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है. जी, सो आई मीन, व्हाई इज दैट प्रॉब्लमैटिक? देखिए, recency bias is applicable in all walks of life. हमें ऐसा लगता है कि जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा, जिसने अभी परफॉर्म किया है वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, और जिसका खराब परफॉर्मेंस है दैट विल ऑल्सो कंटिन्यू. बट थिंग विथ मार्केट इज दैट नथिंग इज
स्टे सर्टेन. सिक्लिकलिटी हमेशा प्ले आउट होती है. इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम दे आउट परफॉर्म. डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स आउट परफॉर्म. तो कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग आउट परफॉर्म करती है, कभी क्वालिटी इन्वेस्टिंग आउट परफॉर्म करती है. तो ये लीडरशिप जो है Right. वो चेंज होता रहता है. एंड द थिंग इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी वर्कड, टिपिकली उसमें उसके जो हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं प्राइस वैल्यू गैप, वो गैप नैरो हो चुका होता है. बट कंफर्ट हमें जा रहता है बिकॉज वी आर लुकिंग एट दी पास रिटर्न. Right. तो सलाह यही रहती है कि yes, this can give you comfort, but don't make it your go-to variable Right. to choose which asset class or which mutual fund, which fund manager to go to. So I think this is a more of a behavioral thing, which I think everyone kind of suffers from, but this is not the ideal way to invest in my view. Like you can refer to it, but अपनी habit मत बनाओ. एब्सोल्युटली. देखिए कि आज जब आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, आज उस असेट क्लास में क्या मेरिट है, क्या उसके रिस्क रिवॉर्ड है, Correct. rather than what it has done in the last 1 to 3 years. करेक्ट. तो आपके अकॉर्डिंग हाउ डू बायसेस जैसे कि हर्ड मेंटालिटी एंड रीसेंसी बायस इन्फ्लुएंस शिफ्ट्स इन एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज? देखिए, हर्ड मेंटालिटी तो सब जगह ही है. इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जो पैसा लगाते भी हैं स्टॉक मार्केट में, फॉर एग्जांपल, वो ये लगाते हैं क्योंकि उनके पड़ोसी ने पैसा लगाया था, उसका पैसा बन गया, राइट. तो आई वुड से, आई एम नॉट सेइंग jealousy, but these behavioral traits are there with everyone. These are human traits. Greed and fear बोल सकते हैं आप, वो सब रहता ही है. And that's where the future opportunity for or potential comes down. अब सब लोग अगर रियल एस्टेट लेंगे तो रियल एस्टेट का फ्यूचर रिटर्न कम हो जाएगा. सब लोग अगर इक्विटी में लेंगे और वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले जाते हैं, then your subsequent future returns comes down. So it's very difficult. It's easier said than done के हमारे ग्रुप में अगर सब लोग स्मॉल कैप्स ले रहे हैं और हमने नहीं लिया, then what happens, right? Or there is this whole cult of people dabbling in derivatives, yes. for example, right? So the real virtue is the temperament, how you can avoid herd mentality. In philosophical sense, इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है ना, पैसा माइनॉरिटीज का बनता है, ज्यादा पैसा, सुपीरियर रिटर्न. सो बट वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू is rather than doing it yourself, my advice is investing or asset location is a full-time job. Right. ये अच्छा लगता है कि हम खुद से करेंगे, but then people should know that it's a full-time job. They should know their limitation, and then they can give it to the professionals who in a very very fraction of a sum, they can manage it well because they are an expert doing it for decades, right? मेरी सलाह सबको यही रहती है कि डोंट कम टू दी स्टॉक मार्केट फॉर एक्साइटमेंट, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिससे आप जो मांगेंगे वो देंगे, बट मोस्ट पीपल आस्क फॉर एक्साइटमेंट. तो एक्साइटमेंट तो मिल जाता है, रिटर्न्स नहीं मिल पाते. तो इट्स बेटर you find excitement in other walks of life. When it comes to your hard-earned money savings, then you be more responsible and curb your enthusiasm. Don't do it yourself and give it to some professional. That's true. हाँ, मतलब it's all about word of mouth, आज के टाइम पे तो, कि मेरे फ्रेंड ने बोला या उसने बोला तो मैं भी कर लेता हूँ. तो मैं भी ले लेती हूँ. क्या पता उसके पैसे इसमें बन गए थे, XYZ स्टॉक में मेरे भी बन जाए. That's true. जो मिडिल इनकम अर्नर्स होते हैं उनके लिए हाउ डू यू अलाइन एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज विद लेट्स से पर्सनल फाइनेंस गोल्स, जैसे कि होम ओनरशिप हो गया या एजुकेशन सेविंग्स हो गई? बहुत सारी चीज़ें इसमें वेरिएबल्स रहते हैं इन सब डिसीजन में. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बेसिकली आपकी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट. इफ यू स्टार्ट अर्ली देन यू हैव सम राइट. बट अगर आपने लेट शुरू किया है, सो योर आस्क रेट गोज अप, बट दैट डजंट हेल्प, राइट. सो इन माई व्यू आप किस स्टेज में, अगर आप यंग हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, यू कैन अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क. बट अगर आप थोड़े मेच्योर्ड हैं, ज़्यादा है, आप यू हैव क्रॉस 40-45, देन योर टेंडेंसी टू टेक रिस्क कम्स डाउन. इट्स वेरी लॉजिकल बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू सिक्योर वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. वॉट एवर आपका जो पास एसेट लोकेशन है उससे जो वेल्थ बनी है, उस लास्ट मोमेंट पे जाके आप गोल के नज़दीक हैं. जैसे आपको अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने भेजना है, राइट. आप
लास्ट में जाके एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना चाहते रहे. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी थिंक ऑफ एनी मास मिडिल क्लास जो होती है, जो अर्नर्स होते हैं, स्टार्ट अर्ली. I think let the power of compounding express itself, Yeah. and you will see the wonder. You will enjoy the wonder in the life, and again, perhaps I'm repeating. There is nothing which can beat equities, and if you start early, remain in equity, be disciplined, and then most of your goals can be meet Right. in next 5, 10, 15, 20 years. So these are the two things, maybe you need to understand who you are and where you are starting from, and accordingly you take that kind of risk. Well, rightly said, compounding is the eighth wonder of the world. Absolutely. And patience and discipline, ये दोनों चीजें ही can take you Make or wonders. break. Yeah, make or break in this scenario. Yeah. Yeah, definitely. So, talking about asset allocation, आप asset allocation को evolve कैसे कर सकते हो with time जब आपके major life events होते हैं, for example, there's a financial setback, कोई uncertainty आ गई, तो ऐसे scenario में या फिर आप एक family start कर रहे हो, तो आप कैसे asset allocation को अपने evolve करोगे? देखिए, when there is a need, you should have enough liquidity and safety. So I think if there's a need, emergency, then I think that decision should take precedence over your financial decision. But the whole point is asset allocation. कई बार ऐसा होता है कि where we are investing, because those are cyclical assets, रिटर्न्स आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम में नहीं बने. आपने शुरू किया, साल 2 साल रिटर्न नहीं बनी, एंड दैट्स वेयर द डिसिप्लिन कम्स इनटू द पिक्चर. Asset allocation is all about being more balanced, more level-headed, and being disciplined, being consistent about investing over the longer period, and that tests patience. No two ways about it. But those who remain disciplined, those who persist with ups and down in their own lives, or in they keep saving and then keep by discipline, keep investing. I think they emerge winners, because as we've just discussed, compounding and wealth creation works for them. Yeah. versus those जो एक छोटा सेटबैक देख के थोड़ी सिक्लिकलिटी में कुछ समय रिटर्न नहीं बना, एंड देन दे जस्ट स्टॉप, एंड दैट इज परहैप्स द वर्स्ट टाइम टू एक्चुअली स्टॉप सेविंग एंड स्टॉप इन्वेस्टिंग. तो आशुतोष, आपने कब एसेट एलोकेशन अपनी शुरू करी थी इन अ प्लान्ड वे, एंड अभी आपके एसेट एलोकेशन क्या है? When I started my career in 2005, initial period में most of the investments were in the form of bank FDs or fixed income instrument, जो typically जो equity का awareness नहीं रहती है, and you go on a safer mode. 2008-9 में there was an opportunity, because valuations काफ़ी correct हुए थे global financial crisis में. That was the first time I started investing in equities and mutual funds. और ओवर टाइम जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा, एक्विटी का एक्सपोजर मेरे एसेट लोकेशन में बढ़ता गया. अगर मैं आज की बात करूं तो एक्विटी वुड बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माय एसेट लोकेशन, फॉलोड बाय रियल एस्टेट, एंड फिक्स्ड इनकम हैज बिकम रिलेटिवली मिनिमल. डू यू हैव लाइक सम परसेंटेजेस की इतना एलोकेटेड किस में है? एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली मोर देन 50% would be in equities. Okay. 20-25% would be in real estate, and rest would be in fixed income. Amazing, amazing. So Ashutosh, what would be that one piece of advice जो आप देना चाहोगे आज के यूथ को जो अभी फाइनेंशियल जर्नी, अपना फाइनेंशियल लाइफ शुरू करने वाला है? First and the foremost thing, always remember, markets are cyclical. Volatility comes with investing in equity and similar asset classes. If you are looking to invest tomorrow, start today. Yeah. Start investing early, starting the long-term wealth creation journey early. I think that can make a lot of difference. So don't think about कब time करना है, एक साल बाद डाल देंगे. I think just start and just experience, and over time you will start getting used to that volatility, ups and down, and over time you will come on the other side as a winner, because you would have appreciated, enjoyed the power of compounding and wealth creation. So start early, be disciplined, and हो सके तो let the professional do their job. Don't do it yourself. Want to find adventure, find it somewhere else. So true. That's such a beautiful line. Yeah.
थैंक यू सो मच आशुतोष कि आप आज यहाँ आए, आपने हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को इतने इंसाइट्स दिए अबाउट एसेट एलोकेशन, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस और हमारे लिसनर्स जो अभी हैं वो कैश को बस अपने सेविंग्स अकाउंट तक नहीं रखेंगे एंड विल एक्चुअली वर्क ऑन देयर एसेट एलोकेशन. सो इफ यू हैव एनी लास्ट वर्ड्स फॉर देम. No, first and foremost, I really enjoyed doing it, and I think you guys are doing a great job in terms of educating the your viewers in a most balanced manner and trying to answer all the queries which an average young investor would have in their mind. So all many congratulations to you and all the best wishes to you and all your viewers. Thank you so much, Ashutosh. And viewers, if you have any questions related to it, you can comment down below and we'll be happy to answer. Thank you. Thanks a lot. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.